नमस्कार विद्यार्थियों। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है मैथ्स की क्लास में। क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला क्वेश्चन है, यदि x की वैल्यू हमें ये दे रखी है और y की वैल्यू हमें ये दे रखी है और z की वैल्यू ये है आपके पास, और ये बोल रहा है कि इसका एचसीएफ हमें निकालना है। तो एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? कॉमन लेते हैं हमेशा एचसीएफ के रूप में। तो यहां पर पहले दो की पावर कितनी कॉमन आ रही है? तो देखिए, x में 2 की पावर 3 है, y में 2 की पावर 2 है और z में 2 की पावर 4 है। इनमें कॉमन क्या आ रहा है? तो इनमें कॉमन आ रहा है 2 की पावर 2 कॉमन आ रही है, इंटू दो का काम हो गया। अब 3 की पावर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 3 है और यहाँ पर 3 की पावर 4 है। तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है 3 की पावर 2 इंटू, अब 5 की पावर को में से कॉमन क्या आ रहा है? तो यहाँ पर 5 की पावर 3 है, यहाँ पर 5 की पावर 4 है और यहाँ पर 5 की पावर 2 है। तो कॉमन आ गया है 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर में से कॉमन क्या आ रहा है? तो यहाँ पर 7 की पावर 3 है, यहाँ पर 7 की पावर 3 है और यहाँ पर 7 की पावर 5 है। तो 7 की पावर क्या आ रही है? 3 कॉमन आ रही है। अब देखिए, 2 की पावर, इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है और इसकी भी पावर 2 है। जब पावर समान होती है, मतलब घात समान होती है, तो बेस को कोष्टक में ले लेते हैं। तो ले लो 2 इंटू 3 इंटू 5, और इनकी पावर सभी क्या है? 2 है। कर दिया। और देखिए 7 की पावर अलग है, तो इसको ऐसा कैसा लिख देंगे? तो 7 की पावर 3। अब कोष्टक के अंदर वाली संख्या को गुणा कर लो, तो 5 15 और 15 दूनी 30। तो ये हो गया है 30 की पावर 2 और गुणा 7 की पावर 3। ये हो गया इसका क्या? एचसीएफ हो गया है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? 30 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 3। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि 52,272 बराबर पी का स्क्वायर गुणा क्यू का क्यूब गुणा आर का पावर 4 है, जहां पी, क्यू और आर अभाज्य संख्या है, तो 2p प्लस क्यू माइनस आर का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 52,272 को अभाज्य संख्या के गुणनखंड में तोड़ेंगे। अभाज्य संख्या के गुणनखंड करेंगे, तो कर लो 52,272 में अभाज्य संख्या में तोड़ना है इसको। चलो, सबसे पहले किसका भाग जा रहा है? छोटी से छोटी अभाज्य संख्या का, 2 का जा रहा है। और अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें एक का भाग जाता हो और खुद का भाग जाता हो, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग जा रहा है, दीजिए। तो ये जा रहा है आपको कितनी बार? 2 बार, 6 बार और 3 बार और 6 बार, ये गया है इतनी बार। अब फिर से 2 का जा रहा है, कितनी बार गया है? तो ये गया है 1 बार, 3 बार, 0, 6 और 8। फिर से 2 का जा रहा है, कितनी बार गया है? तो ये गया है 6, 5, 3 और 4। फिर से 2 का जा रहा है, कितनी बार गया है? 3, 2, 6, 7। अब नहीं जा रहा है 2 का। अब किसका जा रहा है? 2 के आगे अभाज्य संख्या थी 3, तो 3 का जा रहा है अब। 3 का कितनी बार गया है? 1, 0, 8 और 9। अब फिर से 3 का जा रहा है, कितनी बार गया है? तो ये गया है आपका 363 बार गया है। अब किसका जा रहा है? 3 का जा रहा है, दीजिए। 1, 2, 1। अब 11 का जा रहा है, इसके अलावा नहीं जा रहा है। 11 बार। अब फिर से 11 का 1 बार। जब लास्ट में 1 1 आ जाए तब रुक जाना है। अब सुनिए, 2 कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। और यहां पर 4 पावर किसकी है? आर की। तो आर तो बन गया है कितना? 2। ठीक है। अब 3 कितनी बार आए? 3 बार। तो 3 पावर कहां पर है? किस पर है? क्यू पर। तो क्यू का मान कितना हो गया है? 3 हो गया है। अब 11 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो 2 पावर किसकी है? पी की। तो पी का मान हो गया है कितना? 11। अब क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। हमें किसका मान निकालना है? 2p प्लस क्यू और माइनस का आर। तो 2 गुणा पी का मान मेरे पास कितना है? 11 और प्लस क्यू का मान 3 है और माइनस आर का मान मेरे पास 2 है।
तो 11 दूनी 22 प्लस 3 और माइनस का कितना हो गया है 2। 22 में से 2 घटा दो तो बच गया 20 और 20 और 3 23। तो 23 आएगा क्या इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो गया है 3 हमारा आंसर हो गया है। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 7 अंकों वाली संख्या 134x58y है, ये संख्या है और ये 72 से क्या है विभाज्य है, तो 2x प्लस वाई का मान निकालना है। तो संख्या ये है 134x58y। तो यहां पर x और y की जगह क्या डिजिट आएगा ये हमें पता करना है। तो ये जो 72 है इसको मैं तोड़ता हूं दो संख्या में। तो 9 अंटा 72, 9 और 8 इनमें तोड़ लिया है दो संख्याओं में। ठीक, अब 8 का नियम क्या कहता है, 8 का भाग हम देंगे किसमें, इस 134x58y में। तो 8 का नियम ये कहता है भाग देने का कि लास्ट के 3 डिजिट में, संख्या के लास्ट के 3 डिजिट में अगर भाग जाता है, और इसके लास्ट के 3 डिजिट हो गए 58y, ये हो गए। अगर इसमें भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भाग जाएगा। तो 58 और क्या है y है, भाग देता हूं इसमें मैं। तो 8, 8 7 56, 7 बार गया है, बच गया कितना 2। अब मेरे को ये बताइए मैं y की जगह क्या मान रखूं कि यहां पर उतारने पर वो भाग पूरा पूरा चला जाए 8 से। तो देखिए मैं y की जगह क्या रख दूं, y की जगह अगर 4 रख दूं तो यहां पर 4 उतार लूंगा तो 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 8 3 24, देखिए पूरा पूरा चला गया है। तो y का मान कितना हो गया है 4 हो गया है। y का तो मान आ गया है 4। ठीक है, तो यहां पर मैं रख देता हूं y का मान 4। अब सुनिए, 9 का भाग देना है किसमें, इस संख्या 5 वाली संख्या में। और 9 का नियम ये कहता है कि संख्याओं के अंकों का योग अगर हम करते हैं और अंकों के योग में भाग पूरा पूरा जाता है तो उस संख्या में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। अंकों का योग कीजिए, 1 और 3 4 और 4 और 4 8, एक्स को रहने दीजिए, 8 और 5, 8 और 5 कितना हो गया है 13, 13 हो गया है। 13 और 8 कितना हो गया है 13 और 8 कितना हो गया 21, और 21 और ये y का मान 4 था, 21 और 4 25, 25 हो गया है। कितना हो गया 25। चलो, 9 के पहाड़े में गिनिए कि 25 के बाद बड़ी कौन सी संख्या आती है, 9 9 9 18 29 27, यानी कि 9 के पहाड़े में 27 आती है। तो मैं 25 में क्या जोड़ दूं, यानी कि x का मान क्या लूं कि 27 हो जाए। तो x का मान 2 ले लूं, 2 लूंगा तो देखिए 27 हो गया है। अब देखिए इस 27 में क्या जा रहा है, 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। अगर इसमें जा रहा है तो अब इसमें भी जाएगा। तो इस प्रकार से x का मान हमारे पास कितना हो गया है 2 आ गया है। हमें मान कैसा निकालना है, 2x प्लस वाई का मान निकालना है। x का मान मेरे पास कितना आया है 2, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, और प्लस y का मान मेरे पास कितना है 4, और 4 और 4 कितना हो गया 8। इस प्रकार से वैल्यू आ गई है 8। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है 3 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है। पाइथागोरस त्रिक इनमें से कौन सा नहीं है। तो पाइथागोरस त्रिक पहचाने का तरीका यह है कि ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो आपका वर्ग करोगे और वर्ग करके उनको जोड़ोगे, और जोड़ने पर इस संख्या का भी वर्ग करेंगे। अगर दोनों तरफ इनका क्या होता है आपका वर्ग बराबर आता है जोड़ने पर, तो वो क्या है त्रिक है। तो जैसे पता करते कि ये त्रिक है कि नहीं है, तो क्या करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर और बराबर करेंगे 25 का स्क्वायर। तो 7 का तो हो गया 49, और इसका हो गया है 24 का 576, और 25 का हो गया है 625। 576 और 49 को जोड़ो तो 625 आ गया है। तो दोनों तरफ क्या आ गई है वैल्यू बराबर, और जब दोनों तरफ वैल्यू बराबर आ जाती है तो वो क्या होता है त्रिक होता है। तो ये तो क्या है पाइथागोरस त्रिक है। अब पता कर लेते किसका, सेकंड वाले का। तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर और प्लस 17 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64,
और 15 का होता है 225 बराबर 17 का होता है 289। 64 और 225 को जोड़ो तो ये हो गया टोटल 289 और बराबर इस तरफ भी 289 आ गया, तो दोनों तरफ वैल्यू बराबर हो गई है। जब दोनों तरफ वैल्यू बराबर आ जाती है तो वो क्या है, त्रिक है। तो ये भी सेकंड वाला भी क्या है, त्रिक है। अब बात कर लेता हूं थर्ड वाले की। थर्ड वाले कर लो तो 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर और बराबर 63 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस 60 का स्क्वायर होता है 3600 और बराबर 63 का स्क्वायर होता है 3969, ये होता है। इनको जोड़ो दोनों को तो ये निकल करके आते हैं 3721 बराबर 3969। तो दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये तरीके नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको भी चेक करा देता हूं आपको। तो चौथा क्या है, 13 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर और बराबर क्या हो गया है, 85 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है और 84 का 84 जो है उसका स्क्वायर होता है 7056 और 85 का स्क्वायर क्या होता है आपका 7225 होता है। अब इन दोनों को जोड़िए इस तरफ 169 और 7056 को, तो हमारे पास आ जाएगा 7225 बराबर 7225। तो दोनों तरफ क्या आ रही हैं, वैल्यू समान आ रही हैं। जब दोनों तरफ वैल्यू समान आती हैं तो वो क्या होते हैं, त्रिक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर कितना हो गया है, 3 हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है निम्न है, तो उस कोण का हमें पता लगाना है। पहले तो समझिए कि जो पूरक कोण होते हैं, पूरक कोण क्या होते हैं। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं पूरक कोण। तो मैं यहां पर लिखता हूं पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं, तो यहां पर है दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये तो हो गए पूरक कोण। और समपूरक कोण क्या होते हैं, समपूरक कोण। तो समपूरक कोण में होते हैं दो कोणों का योग कितना होता है, तो दो कोणों का योग यहां पर 180 डिग्री होता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं, आइए। ये बोल रहा है उस कोण का माप ज्ञात कीजिए, तो मैं वो कोण क्या मान लेता हूं, वो कोण मान लिया मैंने क्या, एक्स मान लिया है। क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है। तो पूरक कोण क्या हो जाएगा, तो पूरक कोण, तो दो कोणों का योग कितना होता है, 90। तो 90 में से मैं क्या निकाल दूं, एक्स। तो मेरे पास क्या हो गया है, ये हो गई इसका पूरक कोण। अब क्या निकाल लूंगा, समपूरक कोण। तो समपूरक कोण क्या कैसे निकाल लूंगा, तो समपूरक कोण क्या होते हैं, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से कैसे निकाल दूंगा, एक्स निकाल दूंगा, वो कोण निकाल दूंगा। तो मेरे पास आ गया समपूरक कोण। अब जैसे जैसे पर्सन बोले वैसा वैसा करता हूं। ये बोल रहा है संपूरक कोण का माप, संपूरक कोण क्या गया है, 180 डिग्री माइनस एक्स। इसका माप है, ये बराबर है किसके, तो पूरक कोण होता है। पूरक कोण हमारे पास क्या आया है, 90 डिग्री माइनस एक्स और इसका क्या है, 4 गुना है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो 180 डिग्री माइनस एक्स बराबर 936 मतलब 360 डिग्री और माइनस 4x। ये वाला समझ में आ गया, ठीक है। इस 4x को इस तरफ लाइए तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 4 में से एक गया तो कितना बचा, 3x। तो 3x बच गया है बराबर। इस 180 को इस तरफ लाइए तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 360 में 180 निकालो तो आ गया है 180 डिग्री। 3 का भाग 180 में दीजिए तो x का मान कितना आ गया है, 60 डिग्री आ गया है। कितना आ गया है, 60 डिग्री आ गया है। और हमें यही पूछा कि वो कोण निकाली और वो कोण हमने क्या बना था, x, और x की वैल्यू आ गई है 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप डिग्री में x, 3x, x प्लस 20 तथा 6x है तो त्रिभुज अवश्य ही होगा। तो देखिए पहला कोण तो दे रखा है x
प्लस दूसरा कोण दे रखा है 3x+20 और तीसरा कोण दे रखा है 6x। अब देखिए तो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तो तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो मैं बराबर कर देता हूं इसके योग के बराबर 180 डिग्री। अब x x को जोड़ लो तो 6 और 3 9 और ये एक x और ये रहा तो 10x और ये 20 चला जाएगा इस तरफ। तो गठाओ 180 में से 20 गठाओ तो कितना बच गया है 160। ठीक है, 10 का भाग 160 लीजिए तो कितनी बार गया है 16 बार। तो x का मान कितना आ गया है 16 डिग्री आ गया है। क्या गया है 16 डिग्री। अब प्रत्येक कोण निकाल लूं कैसे। पहला कोण था हमारे पास x, पहला कोण था x तो पहला कोण तो आ गया है 16 डिग्री। दूसरा कोण था हमारे पास 3x+20 तो दूसरा कोण निकाल लो। x का मान मेरे पास कितना है 16 तो 16 को 3 से गुणा करो तो 16 3 48 प्लस 20 है इसमें। तो ये कितना हो गया है 68 डिग्री। तो दूसरा कोण 68 डिग्री आ गई है। तीसरा कोण हमारे पास 6x है तो 6 इंटू एक्स का मान मेरे पास कितना है 16। 16 को 6 से गुणा करो तो 16 छिके 96, या गए 96 डिग्री। तो देखिए यहां पर तीनों कोण में क्या है एक कोण 96 डिग्री है, मतलब एक कोण 90 डिग्री से अधिक है। और जब तीन कोणों में एक कोण 90 डिग्री से होता है उसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो ये है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है जब तीन कोणों में से एक कोण की वैल्यू 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटा होता है मान, उसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में कोण सी बराबर कोण एफ है। ए सी बराबर है डी एफ के और बी सी बराबर है ई एफ। यदि ए बी 2x-1 तथा डीई 5x-4 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दो त्रिभुज दे रखे हैं, मैं त्रिभुज बना देता हूं। तो एक त्रिभुज तो मान लीजिए ये हो गया है और एक त्रिभुज ये हो गया है। ठीक है, पहला त्रिभुज है ए बी और सी और दूसरा त्रिभुज है डी ई और एफ। अब ये बोल रहा है क्या कि कोण सी, इसमें जो कोण सी है वो कोण एफ के बराबर हो गए। ये दोनों कोण क्या है बराबर है। और प्रश्न बोला है ए सी, मतलब ये वाला ए सी जो है वो डी एफ के ये भुजा क्या हो गई है बराबर है। इसके अलावा हमें बोल रहा है बीसी, तो बीसी ये वाली भुजा है ये बराबर है ई एफ के, तो ई एफ के। तो ये तीन रूल लग गई हैं। जब तीन रूल लग जाते हैं त्रिभुज में तो वो त्रिभुज क्या हो जाते हैं सर्वांग सम त्रिभुज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं सर्वांग सम त्रिभुज। अब ये बोल रहा है कि एबी जो है, एबी जो है तो जब दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो तीसरी भुजा भी क्या हो जाती है अपने आप क्या हो जाती है बराबर हो जाती है। तो तीसरी भुजा भी क्या हो गई है ये भी बराबर हो गई है कि ए बी बराबर है किसके डीई के। और हमें ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है 2x-1 और डीई की वैल्यू कितनी दे रखी है 5x-4 दे रखी है। तो आपका क्या है ए बी सर्वांग समता के नियम के अनुसार डीई के क्या हो गया है बराबर हो गया है। ए बी की वैल्यू कितनी है 2x-1 है बराबर डीई की वैल्यू है 5x-4 है। अब 2x को मैं इस तरफ ले जाऊं 5x की तरफ तो 5 में से 2 निकालो तो बच गया है 3x और 4 को इस तरफ लाऊं तो 4 में से एक गया तो कितना बचा है 3। अब 3 का भाग 3 में दीजिए तो कितने बार गया एक बार। तो x का मान मेरे पास कितना आ गया है 1 आ गया है और हमें क्या पूछा x का मान ही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो गया है आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप p सेंटीमीटर है। जहां p एक पूर्णांक है, p के न्यूनतम और अधिकतम संभव मान क्रम से क्या होंगे। पहले समझिए इसका कंसेप्ट क्या है त्रिभुज का। तो त्रिभुज की त्रिभुज की दो भुजाओं का योग
दो भुजाओं का योग। त्रिभुज की दो भुजाएं जो होती हैं, इनका जो योग होता है वो हमेशा, योग हमेशा हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तीसरी भुजा से बड़ा होता है। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है त्रिभुज की, क्योंकि कंसेप्ट समझाऊंगा तभी ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है त्रिभुज की। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज की दो भुजाओं का जो अंतर होता है, दो भुजाओं का अंतर, जो डिफरेंस है, वो हमेशा हमेशा तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा से छोटा होता है, छोटा होता है। ठीक है, चलो तो एक बार अंतर कर लूं तो, और मैं क्या मान लूं, आपकी जो तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा, उसको क्या मान लूं, x मान लूं। तो एक बार तो अंतर निकाल लूं मैं। तो 10 माइनस 5, ये तो क्या रहेगा, इससे तो छोटा रहेगा तीसरी भुजा, तो इसको ले लो x। तो तीसरी भुजा क्या रहेगी, इसके अंतर से बड़ी रहेगी। और इस इन दोनों का योग है, तो योग कर दूं, योग करो, 10 + 5, ये हो गया है 10 + 5। तो इनका योग क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब 10 में से 5 गया तो कितना बचा, 5, लेस देन x और लेस देन 10 में 5 जोड़ो तो हो गए 15। मतलब ये x की जो वैल्यू है वो आएगी 5 और 15 के बीच में, 5 और 15 के बीच में। ये बोल रहा है मिनिमम और अधिकतम। तो x की वैल्यू में क्या लूं, छोटी से छोटी, तो 5 के बाद में कौन सी संख्या आ जाएगी, 6। तो x की वैल्यू एक तो छोटी से छोटी हो जाएगी 6, और x की वैल्यू बड़ी से बड़ी क्या हो जाएगी, तो देखिए 5 और 15 के बीच में होनी चाहिए। तो 15 से छोटी होनी चाहिए, तो 15 से पहले कौन आता है, 14। तो x की वैल्यू एक हो जाएगी बड़ी, तो ये तो होगी छोटी वैल्यू, और बड़ी से बड़ी ये वैल्यू हो गई है बड़ी वैल्यू। हमें क्या पूछा है कि न्यूनतम और संभव मान निकालना है, परिमाप निकालना है, न्यूनतम और अधिकतम। तो न्यूनतम परिमाप तो क्या बन जाएगा, न्यूनतम, तो x का मान न्यूनतम ले लो, बाकी को जोड़ दो। और परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है। तो दो भुजा तो हमें दे रखी है क्या, 5 + 10, और x की हमें यहां पर छोटी वैल्यू लेनी है ताकि न्यूनतम मान आ जाएगा। तो 6 ले लो, ये कितना हो गया है, 21 हो गया है। ठीक है, तो न्यूनतम मान तो ये हो गया है। अधिकतम मान हमें निकालना है अब। तो अधिकतम मान निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या लेंगे, बड़ी वाली लेंगे। तो दो भुजा तो वो थी 5 और 10, और तीसरी भुजा ये लेंगे बड़े वाला मान, तो 14। तो ये कितना हो गया है, 29 हो गया है। तो न्यूनतम मान 21 और अधिकतम मान हो गया है 29। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, एक हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, माना कि आंकड़ों 13, 8, 15, 14, 17, 9, 14, 16, 13, 17, 14, 15, 16, 15, 14 का माध्यक x है। यदि 18 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए तो आंकड़ों का माध्यक y है। x तथा y के मानों का योग हमें निकालना है। देखिए, जब भी हमें संख्याओं का माध्यक निकालना होता है तो सबसे पहले संख्याओं को आरोही क्रम में हम रखते हैं। तो इन संख्याओं को आरोही क्रम में सबसे पहले रखिए। तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, 8 है। 8 के बाद में कौन सी संख्या है, 9 है। 9 के बाद में बड़ी संख्या कौन सी आ गई है, 13। और 13 कितनी बार है यहाँ पर, 13 यहाँ पर 2 बार है, तो 2 बार लिखेंगे 13 को। फिर क्या आ रही है, 14। और 14 कितनी बार है, तो 14 देखिए 1 2 3 4 बार है, तो 4 बार लिख दो 14 को, लिख दिया 4 बार। 14 के बाद में कौन सी संख्या आ रही है, 15। और 15 कितनी बार है, 3 बार है। तो 15 3 बार है, तो 3 बार लिख दो इसको, लिख दिया। फिर इसके बाद में कौन सी है, 16। और 16 कितनी बार है, 2 बार, तो 16 लिख दो 2 बार। फिर 17 है, 17 कितनी बार है, तो 17 आपकी कितनी बार है, 1 बार है।
कितनी बार है? एक बार। तो ये लीजिए 17, एक दो बार है, सॉरी दो बार, 17 दो बार। फिर 18 है, इसके बाद बड़ी संख्या तो 18, और 18 कितनी बार है? एक बार है। अब माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या है? माध्यक, माध्यक माध्यक बराबर हो जाएगा, ये टोटल कितनी संख्या है? तो ये टोटल है आपकी 15 संख्या, तो 15, और प्लस इसमें एक जोड़ेंगे और दो का भाग देंगे, तो ये कितना हो गया? 16/2 आ गया है 8। तो आठवां पद आएगा। क्या आएगा? आठवां पद। इसमें से आठवां पद कौन सा है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, आठवां है ये, आठवां ये आ गया है। तो इसका आठवां पद क्या हो गया है? 14। तो इसका जो माध्यक हो गया वो हो गया है 14। और यहां पर क्या माना है? इसके एक्स माना है इसको, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई है? 14 आ गई है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब ये बोल रहा है क्या, कि अगर हम 8 के स्थान पर, इसके स्थान पर इसको तो हटा दें और 18 कर दिया जाए, तो इसको हटा दो, तो 18 कर रहा है, तो लास्ट में जाएगा 18। अब लास्ट में ये 18 कर दो। अभी भी कितनी संख्या है आपकी? 15 है, तो माध्यक वही निकालेंगे, माध्यक 15 प्लस 1/2, और वही कौन सा आ गया है? आठवां पद। लेकिन इस बार आठवां पद अलग आएगा, क्यों? ये जो 8 हट गया है और लास्ट में 18 जुड़ गया है, तो आठवां पद निकालो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां पद ये आया है, तो इसका आठवां पद आया है 15वां। तो माध्यक हो गया है 15। तो ये क्या था? y की वैल्यू था। अब x और y आ गया है, और हमें इनका क्या निकालना है? योग। तो x प्लस वाई, तो 14 प्लस 15, तो ये हो गया है 29। तो इनका योग आ गया है 29 आ गया है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, किसी थैले में 3 सफेद, 2 नीली और 5 लाल गेंदें हैं। थैले में यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है। निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं है, तो इसकी क्या प्रायिकता है? तो प्रायिकता क्या निकालेंगे? तो प्रायिकता बराबर, ये बोल रहा है क्या लाल रंग की नहीं होनी चाहिए गेंद, तो लाल को छोड़ दो, एक बार इसको छोड़ दो, बाकी को जोड़ लो, तो 2 और 3 कितना हो गया है? 5, 5 हो गया है। ये कर दिया है। और टोटल ये कितने मान है, कितनी संभावना है? तो 5 और 2 7, और 7 और 3 10, इनको रख दो नीचे, ये हो गई इसकी प्रायिकता। अब 5 के पहाड़े से कट रहा है, तो आ गया है 1/2। तो ये हो गई इसकी प्रायिकता 1/2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? 4 हमारा आंसर हो गया है। तो प्रायिकता निकालते कैसे हैं, कि किसके बारे में पूछ रहा है हमें? ये बोल रहा है नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए मतलब वो गेंद नहीं निकालनी चाहिए। तो 5 इनको छोड़ दो, 5 को छोड़ दो कि ये नहीं आनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू को छोड़ दो, बाकी को जोड़ लो। तो सफेद है 3 और नीली है 2, दोनों को जोड़ी तो 5, और बटे ये टोटल कितनी संभावना है, तो टोटल को जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो नीचे रख दिया है 10, और इनको हल किया तो आ गए 1/2। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रकार से आ गया है हमारा आंसर। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई तकलीफ होती है आपको, तो जरूर से बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है, तो इसका आयतन मीटर स्क्वायर में निकालना है। चलो, तो घनाभ होता है, घनाभ, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो ये होता है 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL, ये है। और हमें क्या दे रखी है? लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है। एल का मतलब होता है लंबाई, बी का मतलब होता है चौड़ाई, और एच का मतलब ऊंचाई। ऊंचाई हमें नहीं दे रखी है, तो ऊंचाई को मैं एक्स मान लूंगा, बाकी के मान को रख दो। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है 194, तो 194 बराबर 2 गुणा एल का मान हमारे पास कितना है, मतलब लंबाई 8 है और चौड़ाई 6 है, तो गुणा करो 8 6 48 प्लस
बी का मान अर्थात चौड़ाई मेरे पास 6 है और एच का मान नहीं दे रखा, ऊंचाई नहीं दे रखे, तो उसको एक्स मान लो। तो एक्स को 6 से गुणा करो तो 6x प्लस, अब एच एक्स है और लंबाई क्या है 8 है, तो 8 को x से गुणा करेंगे तो 8x आ गया है। यहां तक समझ में आ गया होगा। देखिए 2 का भाग 194 दीजिए तो कितने बार गया है 57 बार, तो इस तरफ तो आ गया है 57 बराबर ये 48 है और प्लस 8 6 14x, ये 48 को इस तरफ भेजो तो 57 में से 48 गया तो कितना बचा 49 बच गया है और बराबर कितना है 14x है। अब 14 को इस तरफ भेज देंगे तो 49/14 बराबर x आ गया है। 7 के पहाड़ी से जा रहा है 7 बार और ये जा रहा है 2 बार, तो आ गया है 7/2 आ गया है क्या x का मान आ गया है। हमें क्या निकालना है आयतन निकालना है। तो घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन वो क्या होता है L गुणा बी गुणा एच, अर्थात लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई तो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई हमारे पास आई थी x का मान आया था 7/2। 2 का भाग जा रहा है 8 में 4 बार, 6 को 4 से गुणा करो तो 24 और 24 को हम 7 से गुणा कर लेंगे तो कर लो 7 चौका 28, 2 और 14 और 4 18, 100 सॉरी 14 और 2 16 आएगा ना 168 मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन की इकाई होती है मीटर क्यूब होती है। ठीक है, तो 168 आ गया है, ऑप्शन नंबर 3 हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किसी समलंब का क्षेत्रफल, जो समलंब त्रिभुज है उसका है, समलंब चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल दे रखा है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका शीर्ष लंब है आपका क्या 7 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर लंबी है तो लंबी भुजा की लंबाई बताइए और वो भी किस में बताना है सेंटीमीटर में बताना है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान हो गई होगी। तो मैं समलंब चतुर्भुज बनाता हूं, तो ये लीजिए आपके सामने है समलंब चतुर्भुज, ये आ गया है समलंब चतुर्भुज ए बी सी और डी, हो गया समलंब चतुर्भुज। ए बी ये समांतर है किसके सी डी के, ये भुजा समांतर होती है और हमें क्या दे रखा है इसका शीर्ष लंब से ऊंचाई, ये इसका शीर्ष लंब ये वाला है ना, इसकी ये वाली ऊंचाई दे रखी कितनी आपकी 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये क्या बोल रखा है कि एक भुजा दूसरी 6 सेंटीमीटर है, तो पहली भुजा में क्या मान लेता हूं x, तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी 6 बड़ी है ना, तो x प्लस 6 सेंटीमीटर हो गई है। अब जो समलंब चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू एच और इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, और समांतर भुजा आ गई हमारे पास समांतर भुजाओं का योग, भुजा ये थी समांतर भुजाएं हमारे पास। ठीक है, तो लिख दो, तो क्षेत्रफल हमें 105 दे रखा है तो 105 बराबर 1/2 इंटू एच का मान यहां पर कितना है एच का मान 7 है गुणा समांतर भुजाओं का योग करना है, तो x को लिख दो x प्लस 6, ये हो गया है। 7 का भाग 105 में कितनी बार गया है 15 बार, कितनी बार गया है 15 बार गया है। अब सुनिए, ये दो 15 से गुना हो जाएगा इस तरफ तो 15 दूनी 30 बराबर x, और x कितना हो गया है 2x, और इस 6 को इस तरफ ले आओ, यहां पर रहने दो 6, अब 6 को इस तरफ ले आओ तो 30 में से 6 गया तो कितना बचा 24 बराबर 2x, 2 का भाग 24 में कितने बार गया है 12 बार, तो x का मान कितना आ गया है 12, तो x का मान आ गया है 12 और x हमने किसको माना था पहली संख्या को, तो पहली संख्या आ गई है 12, सॉरी पहली भुजा जो आ गई है वो गई है 12, दूसरी भुजा क्या हो जाएगी तो 12 प्लस 6 कितनी हो गई है 18, और हमें यही पूछा है कि लंबी भुजा कितनी है, तो 18 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है, आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में निकाल लो और पाई का मान इतना लेना है। तो बेलन का लंब आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का क्या? 2 पाई r h है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास कितना है? 54.2 है, बराबर 2 गुणा पाई का मान ऐसे रहने दीजिए, गुणा r का मान कितना है? 3, और h हमें ज्ञात करनी है, h नहीं दे रखी है। ठीक है, चलो 2 का भाग 54.2 में दीजिए, तो 4 बार, 7 बार, 1 बार, इतनी बार गया है। अब क्या कर लेते हैं, 3 का भाग देते हैं 47.1 में, तो कितनी बार गया है? 1 बार, फिर गया है ये 5 बार, और पॉइंट ये गया है हमारे पास 7 बार, 15.7 आया है, और बराबर आ गया है पाई गुणा एच का मान निकाल लो, तो ये पाई भाग में चला जाएगा इस तरफ, तो करो तो 15.7 बटे पाई, और बराबर क्या हो गया है? एच की वैल्यू हमारे पास आ गई क्या? 15.7 बटे पाई। हमें क्या निकालना है? बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन निकाल लो। आयतन का सूत्र होता है 2 पाई r² h होता है। क्या होता है? पाई r² h, तो पाई r² h होता है। तो पाई का पाई, r का मान मेरे पास कितना है? 3, 3 का स्क्वायर है, तो 3 को 2 बार लिख देता हूं, और h का वैल्यू हमारे पास ये आया है 15.7, और बटे में क्या है? पाई है। देखिए पाई से पाई कट गया है, पाई से पाई कट गया है, 3 को 3 से गुणा करो, 9 इंटू 15.7, तो गुणा करो, 9×7 = 63, हासिल की हो गई है 6, और ये पॉइंट लग गया है 45, और 6 कितना हो गया? 51, हासिल की हो गई है 5, और 9 और 5 कितना हो गया? 14, 141.3, और किस में था ये? सेंटीमीटर में, तो ये हो गया है सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया है इसका आयतन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? 2 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि 14, 12, 34 और 30 प्रत्येक में से x जोड़ा जाए तो इस प्रकार इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं, तो √12x+9 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका हमें पता लगाना है, कैसे क्या करना है, आइए तो देखते हैं। तो क्या है? 14, 12, 34 और 30। देखिए जब भी ये बोले कि संख्या जोड़ी जाती है, घटाई जाती है, तो क्या जोड़ रहा है, क्या घटा रहा है, उसको निकालने का तरीका हम बताते हैं आपको। सरल तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो शुरुआत की संख्या है, दोनों संख्या उनका अंतर निकालते हैं। तो 14 और 12 में कितने का अंतर है? तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या निकाल दो, तो 14 में से 12 गया, कितना बचा? 2। अब लास्ट की दो संख्या है, उनका अंतर कर लेंगे, तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या निकाल लेंगे, तो 34 में से 30 गया तो कितना बचा? 4। अब क्या करते हैं, इस 4 को तो 14 से गुणा करेंगे, और 2 को 34 से गुणा करेंगे। ठीक है, कर लो तो 34 दूनी 68, और 14 को 4 से गुणा करो, तो 14 चौक 56, कर लिया है। अब इनका अंतर निकालते हैं। इनका अंतर आया कितना? 12, और इस अंतर में भाग देंगे, किस अंतर का? इन दोनों के अंतर का, तो 4 में से 2 निकालो, तो 2 आया है। अब भाग दे लो 6, तो x का मान अर्थात जो संख्या जोड़ी गई थी उसका मान आ गया है क्या? 6। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 6 आ गई है। हमें किसका मान निकालना है? √12x+9 का। तो √12 को 6 से गुणा करो, 12 6 72, और +9, तो ये बन गया कितना? 81। 81 किसका वर्ग है? 9 का, तो 9 आ गया है बाहर, तो इनकी वैल्यू आ गई है 9। ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य कथन है? ये बोल रहा है एक समषड्भुज की केवल 4 सममित रेखाएं होती हैं। ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है, नाजायज है। कैसे समषड्भुज बनाता हूं, ये लीजिए समषड्भुज,
समषटभुज इस प्रकार से बन गया है। सममित रेखाएं कैसे खींचते हैं कि वो रेखा जो बराबर रूप से बांट देगी इस आकृति को, उस वो होती है सम। तो देखिए ये जो रेखा ये खींचा हूं, ये इसको बराबर रूप से दो भागों में बांट रही है, तो ये एक तो ये हो गई है। दूसरी इस प्रकार से खींच देता हूं, ये लीजिए दूसरी, ये भी बराबर रूप से बांट रही है इससे समषटभुज को। तीसरी देख लीजिए, ये खींच रहा हूं, ये भी क्या कर रही है, इसको बराबर रूप से बांट रही है। चौथी देखिए ऐसे खींच दो, तो ये लीजिए चौथी, ये भी बराबर रूप से बांट रही है। पांचवी लीजिए, ये मैंने खींच दी, तो ये भी क्या कर रही है, बराबर रूप से बांट रही है। और दीजिए ऐसे इसको खींच दो, तो ये भी बराबर रूप से बांट रही है। तो कितनी सममित रेखाएं खींची गई, 6। और ये बोल रहा है 4 खींची जा सकती है, तो ये गलत हो गया है। आगे देखिए, 10 भुजा वाले एक सम बहुभुज की 10 सममित रेखाएं होती हैं। ये बात क्या है, बिल्कुल सत्य है कि 10 भुजाएं इस प्रकार से खींच सकते हैं, किसमें, सम बहुभुज में। 10 भुजा वाली होनी चाहिए, है ना, तो 10 भुजाएं होंगी उसमें, तो ये बात सत्य है। एक वृत्त की कोई सममित रेखाएं नहीं होती हैं, ये बात क्या है, सरासर गलत है। अनंत होती हैं, क्या होती हैं, अनंत होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं। दूसरी होती है, एक कोण की दो सममित रेखाएं होती हैं, गलत बात। कोण में केवल एक सममित रेखा होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, x का वह मान जो समीकरण इसको संतुष्ट करता है वह निम्न समीकरण को भी संतुष्ट करता है, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से x का मान निकाल लेंगे। यहां से क्या निकालेंगे, x का मान। तो हल कर लो इसको। चलो 10 को x से गुणा करो तो 10x, प्लस 10 को 6 से गुणा करो तो 60, प्लस 8 को x से 8x, माइनस 8 को 3 से गुणा 8 3 24, और बराबर 5x को 5 से गुणा 25x, और माइनस का 520। ये हो गया है। चलो तो अब x को, चलो 10 और 8 18x, और इसको इस तरफ लेके जाएंगे, तो 25 में से 18 गए तो कितना बचा, 7x। ठीक है, अब 60 और ये कितना, 60 में से 24 निकाल लो, तो ये कितना बच जाएगा आपका, 36 बच जाएगा। 36 बच गया है। और इस 36 तरफ इस 20 को लाऊंगा, तो 36 में से 20, 36 में 20 जोड़ो तो कितना हो गया, 56। तो 7 का भाग 56 दीजिए, कितनी बार गया है, 8 बार। तो x का मान कितना आ गया, 8। x का मान आ गया है 8। अब इन ऑप्शनों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। जिसमें x की वैल्यू 8 आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं उल्टा ही स्टार्ट कर देता हूं, ऑप्शन नंबर 4 को देखिए करता हूं कि x का मान 8 आता है क्या। तो 5 को x से गुणा करो तो 5x, और 5 को 5 से गुणा करो 25, बराबर 2 को x से 2x, माइनस 3 दूनी 6, और प्लस क्या है, 5 है। इस 2x को इस तरफ लाओ तो 5 में से 2 गए तो 3 बचा, तो 3x बराबर, इस तरफ 6 में से 5 गए तो कितना बचा, माइनस का 1। और जब ये 25 इस तरफ आएगा तो प्लस का होगा, तो 25 में से 1 घटाओ तो 24, 3 का भाग 24 दीजिए, 8 बार गया, तो x का मान कितना आ गया है, 8 आ गया है। तो देखिए इसका मान भी 8 आ रहा है और इसका मान भी 8 आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा संतुष्ट कर रहा है इसको, 4 नंबर, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा आंसर। बाकी के ऊपर वाले 3 ऑप्शन को जब आप हल करोगे तो उसमें x का मान 8 नहीं आएगा, और जब 8 नहीं आएगा तो वो संतुष्ट नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, 11x माइनस 16y प्लस 7a प्राप्त करने के लिए 5y माइनस 13x माइनस 8a में से क्या घटाना चाहिए। तो हमें किस में घटाना है, 5y माइनस 13x माइनस 8a, और मैं मान लीजिए इसमें क्या घटा रहा हूं, x घटा रहा हूं, ऐसे समझिए। घटाने पर हमें प्राप्त हुआ है 11x माइनस 16y और प्लस 7a प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए x का मान निकाल लूं, तो इन सभी संख्याओं को इस तरफ ले आऊंगा और इसको इस तरफ भेज दूंगा, तो कर लो। तो 5y माइनस 13x और माइनस का 8a, देखिए 11x है, 11x है, इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इस तरफ लाऊंगा तो 11x
और इस 16y को इस तरफ लाऊंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 16y और 7a को भी इस तरफ लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 7a बराबर x उस तरफ चला जाएगा तो प्लस का हो गया है। अब y को जोड़ लो, तो 5y इस तरफ है और 16y इस तरफ है, तो ये हो गया है 21y। x का मान हो, y का मान कर लिया हमने, अब x का मान कर लेते हैं। तो x यहां पर है और यहां पर है, दोनों माइनस की वैल्यू है तो जोड़ लो दोनों को, तो माइनस के हैं 13 और 11 कितना हो गया, 24x। और अब बच रहा है हमारे पास क्या, ए 8a और 7a, और 8 और 7 15 और माइनस के हैं 15a। ये आ गया है कि ये संख्या गठाई है, तो x का मान ये आ गया है और यही संख्या हमने गठाई है। 21y माइनस 24x और माइनस 15a, ऑप्शन नंबर 3 हो गया है आंसर। ये होते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।